आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 बहुलक। अब बहुलक में जो टॉपिक चल रहे थे, बहुलकीकरण की विधियां थी कि बहुलक का किस तरीके से बनता है, तो उसी में आज है। हमने आपको बताया था बहुलकीकरण में एक तो योगात्मक था, देखिए चैप्टर था, मैं फिर से बतला देता हूँ आपको। बहुलक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15। इसमें आप पढ़ रहे थे बहुलकीकरण। अब इस बहुलकीकरण में दो तरीके की विधियां थी। एक तो थी योगात्मक, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया हुआ है, और दूसरी थी संघनन। तो ये यहां तक का टॉपिक मैं आपको टोटल पढ़ा चुका हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो संघनन बहुलकीकरण की अभिक्रियाएं जो है ना, वो है। तो मैं हेडिंग डालता हूं संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण। संघनन का मतलब होता है कंडेंस होना, एक के साथ एक, वन बाई वन। देखिए एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे जो बतला रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर्ड पेन ले लिए। जैसे एक यूनिट है, दूसरी यूनिट ये आ गई। अब जब तीसरी यूनिट आएगी ना, तो ये जो पहले वाली यूनिट है ये आएगी। फिर इसके बाद में जो यूनिट आएगी वो ग्रीन वाली आएगी। उसके बाद में कौन सी आएगी? ब्लैक आएगी। इसका मतलब क्या आ गया? पहली यूनिट, मान लीजिए ए यूनिट है पहली, दूसरी बी आ गई, बी के बाद में फिर ए आ गई। यानी ये इनके क्रम है, अलग अलग तरीके से हैं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे संघनन का मतलब होता है कंडेंस्ड होना, एक के साथ मिलना। इसीलिए हम लोग इसको कह देते पद में वृद्धि होना। पदशय वृद्धि बहुलकीकरण अभिक्रिया, या पदशय बहुलक का निर्माण होता है, जिसमें एक एक पद करके बढ़ता है। इसे हम पदशय वृद्धि बहुलकीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यही बात यहाँ पर है संघनन बहुलकीकरण में। तो संघनन में क्या है, मैं आपको लिख देता हूं जिससे आपको याद रह जाए। अच्छा, ऐसी भी बहुलकीकरण जो अभिक्रिया होगी संघनन की, ये उनमें होगी, हर में नहीं होगी, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, वो ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे बहुलक मैं लिखता हूं, आप भी नोट कर लें। ऐसे बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं, समूह उपस्थित होते हैं। अब देखिए उपस्थित होते हैं, और ये क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, एक के बाद एक बढ़ेंगे। इसी को हम लोग कहते थे ये संघनित्र होकर के, ये संघनित्र होकर पदशय, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, किताब में कई लाइनें लिखी हैं इसके लिए, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। पदशय वृद्धि बहुलक का निर्माण करते हैं। अर्थात इनमें एक के बाद एक एकलक जुड़ता जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब ये जुड़ेगा तो H2O निकल सकता है, ROH निकल सकता है, NH3 निकल सकता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान मैं पूरी
बात इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में, थ्योरी वाला चैप्टर है ये। इस अभिक्रिया में H2O या NH3 या ROH का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। ये बात आप नोट कर लो। फिर नायलॉन 6 वगैरह इसके एग्जाम्पल इसके भी हैं, पॉलिस्टर है तो इन्हें इसमें जो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर दें, पॉलिस्टर हो सकता है, नायलॉन 6 से पॉलीएमाइड कह देते हैं, नायलॉन 6,6 ये पॉलीएमाइड है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का भी हो सकता है, और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन लिख देते हैं। रेजिन का हो सकता है, नायलॉन के अलावा हो सकता है, देखिए पॉलिस्टर हो गया, टेरिलीन का और हो सकता है, टेरिलीन, डेक्रोन का भी हो सकता है। मैं लिख देता हूं क्योंकि ये अपने कोर्स में है, वो पेपरों में वो टेरिलीन या डेक्रोन के नाम से पेपरों में दे देते, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। डेक्रोन या लिख देता हूं मैं, या डेक्रोन, डेक्रोन, ठीक है बच्चों। तो अब ये तो एग्जाम्पल है, आपने ये उतार लिया। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले पॉलिस्टर। अब ये पॉलिस्टर का निर्माण पेपर में पूछ देते, पॉलिस्टर का निर्माण बतलाओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कैसे बनाए। तो देखिए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें 2 COOH जुड़े हों, उसको हम लोग कह देते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और डाई एल्कोहल, डाई एल्कोहल का मतलब आपने पढ़ा था एक OH वाला, उसको कहते थे मोनो एल्कोहल यानी एल्कोहल। डाई OH जुड़े हों तो डाई एल्कोहल, तो 2 OH वाले। तो यही बात हम लोग लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पर, पॉलिस्टर का निर्माण। किसका निर्माण? पॉलिस्टर का निर्माण। समझ में आ रहा होगा आपके। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए पेपर में जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे नहीं आता है, कई बार वो घुमा के पूछ देते हैं, पॉलिस्टर में एक लक बतलाओ, पॉलिस्टर का निर्माण करो, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे किस तरीके से पूछेगा। लेकिन याद रखना कभी भी पॉलिस्टर नाम आ जाए तो आप एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख करके आएंगे। तो हेडिंग है पॉलिस्टर का निर्माण, एग्जाम्पल है ये पॉलिस्टर का निर्माण। मैं हेडिंग बना के डाल रहा हूँ क्योंकि कोई चूक अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन घुमा करके आ जाए और हम लोग उसको ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉलिस्टर का निर्माण, अब इसमें पॉलिस्टर का निर्माण अब ये भी हमने आपको बताया, डाई कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अब डाई एल्कोहल। अब डाई का मतलब हो गया 2 OH हो, डाई एल्कोहल मिलकर पॉलिस्टर का निर्माण अब बच्चों यहां पर ये मैंने सरल लैंग्वेज लिख दी, निर्माण करते हैं। जब आप नोट्स बनाओ ना, ये तो याद करने की वजह से, तो संघनन अभिक्रिया के द्वारा, देखिए मिलकर यानी संघनन द्वारा, ठीक है बच्चों। तो क्या करना, मिलकर की जगह पे यहां पे क्या लिख देना आप, संघनन द्वारा, तो थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। मिलकर तो हमने इसलिए लिखा कि जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। तो पॉलिस्टर यानी संघनन द्वारा पॉलिस्टर का निर्माण करते हैं। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या मतलब हो गया, देखिए मैंने अभी आपको बताया, OH। R1 मान लेते, कोई भी एल्किल ग्रुप है, बड़ा भी हो सकता है ग्रुप, छोटा भी हो सकता है। पीछे भी आपने पढ़ा था एडिपिक अम्ल में CH2 COOH एडिपिक अम्ल का पढ़ा था। तो यहां पर किसी का नाम नहीं है विशेष रूप से। हमने क्या किया, यहां पर ये जो CH4 इस तरीके के जो कोई
आएंगे एल्किल ग्रुप, उसकी जगह हमने लिख दिया R1। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखिए OH कितने हैं, सॉरी C डबल OH कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या नाम होगा इसका, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, जिसमें 2 OH हो, डाई एल्कोहल कहते हैं ना। तो डाई एल्कोहल R2OH, इसका नाम हो गया डाई एल्कोहल। मैं बिल्कुल भी कोई नाम यहां पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बुक के अनुसार है। देखो ऐसे भी लिख सकते थे ना, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, जैसे बुक में दे रखा है उसी के अनुसार डाई एल्कोहल लिया। OH की संख्या कितनी है, 2 है। अब आप गौर से देखो, यहां पर 2 है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। अब ये एसिड है, एक H निकाल दो, इधर से OH निकाल दो। अब H और OH निकाल दिया बच्चों, क्या निकला, H2O। अभी लिखना नहीं, एक बार मुझे लिखने दो। अब ये आ गया, ये आ गया। देखिए मैं लिखता हूं, पूरा लिखता हूं, उसके बाद में फिर इसमें से भी हटाएंगे। HO C डबल बॉन्ड O R1 C डबल O R2OH। देखिए यही तो आया ना, H2O निकल गया, R2OH C डबल O, ये आ गया, ये R1 है, ये C डबल OH आ गया, बिल्कुल आ गया सब। अब क्या होगा, देखिए H2O कितने हैं, जितने 2 लिए थे ना, 2 में से 1 निकला, 1 निकला। इसका मतलब क्या है, 2 में जितनी संख्या लोगे ना उसमें से 1 कम कर दो, 2 में से 1, यानी 2 में से 1 निकला, याद रखना। अब अगर हम यहां पर n ले लेते, देखिए n लेने के लिए हमने क्या किया, देखो बच्चों यहां पर भी n लिख सकते हैं और यहां पर भी हम n लिख सकते हैं। अब कितने n हो गए, 2n हो गए, 2n माइनस 1। अब 2n के हो गए और 1 माइनस 1। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़न अच्छा नहीं है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर उठा करके लिख देना, एक साथ लिख दो n को यहाँ पर। अब समझ में आ जाता है, n बड़े ब्रैकेट के बाहर हो गया तो n इसमें भी है और n इसमें भी है। अब यहाँ पर आपने h निकाला था, अब किसे आप निकाल दीजिए, OH इधर से और H इधर से निकाल दीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हो, H इधर से निकाल दो, एसिड है, और यहाँ से OH निकाल दो। अब बचा क्या, देखिए अब बचा, देखिए यहाँ पर O बचा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R1 C डबल बॉन्ड O R2 ये तो निकल गया। अब ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब यहां पर लगा दो आप N लगा दो, देखिए N लगा दिया। और यहां पर हम लोग वैसे तो देखो बच्चों N-1 जितने N है उसमें से 1 कम कर दो, H2O निकल रहे हैं, N-1। देखो बुक की लैंग्वेज पकड़ो, ऐसे पकड़ लो। और नहीं हम लोग जल्दी से क्या लिखते हैं, N का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ H2O, नंबर ऑफ जो भी आप प्रयोग कर रहे हो या जो भी निकाल रहे हो। तो हम लोग जल्दबाजी में या ऐसे कह दो जनरली N लिखते हैं। अगर आप बुक की लैंग्वेज पकड़ोगे, फिर से मैं काट रहा हूँ, अगर बुक की लैंग्वेज पकड़ना चाहो तो बच्चों N-1 कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे N लिखें चाहे N-1 H2O लिख दे, ये बुक की लैंग्वेज हो जाएगी, ये हमारी अपनी लैंग्वेज हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये पॉलिस्टर का निर्माण हो गया, पॉलिस्टर का निर्माण हो गया। तो अब इसको हम लोग पॉलिस्टर लिख देते। देखो कहीं कठिन था क्या, आपने डाइकार्बोक्सिलिक लिखा, H निकाल दिया, इधर से OH निकाल दिया और उठा करके जोड़ दिया और इसका नाम क्या रख दिया, पॉलिस्टर। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नायलॉन 6,6 का। ये जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है ना उनको दिक्कत नहीं है, नायलॉन 6
3 या 4 बार आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी बतलाता हूं क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6। एग्जाम्पल नंबर 2, नायलॉन 6,6। अब बच्चों नायलॉन 6,6 की अगर हम लोग बात करें तो याद करो हमने पीछे बतलाया था एडपिक अम्ल था और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन था। तो एडपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन था, दो आपके एकलक मिलकर के इसका निर्माण कर रहे थे। तो देखते हैं एकलक कौन कौन से हैं, दो हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद एडिपिक अम्ल पहले लेकर के आपको बना के दिखलाया था, कोई बात नहीं, आप चाहे इसको पहले ले ले चाहे इसको पहले ले ले, इनका क्रम है। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन संघनन हो रहा है, संघनन कैसे होगा ये मैं आपको बतला देता हूं कि संघनन किस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए संघनन करने के लिए जो है ना, आप हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन ये लिख दिया मैंने, एन मॉलिक्यूल्स लेने, प्लस एडिपिक अम्ल CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल OH, ये रहा। देखिए यहां से क्या निकला, ये पीछे 2 या 3 बार यही बिल्कुल सेम आ चुका है। मैंने आपसे क्या कहा था, आप क्या करना है, एन लिख लेना, यहां पर एन लिख दिया था आपने, यहां पर एन लिख दिया था, क्या निकला था, NH2O निकला था। देखो बच्चों 2 में से 1 कम कर दिया है, किताब के अनुसार चलना तो N-1 H2O लिख देना, कंफ्यूज नहीं होना, आप तो ऐसे लिख के चलो, आपको तो मेन प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो ये क्या हो गया, अब आपका N यहां पर एक देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, H लगा दो, N लिख दो, देखिए N, तो अब यहाँ पे N निकल गया, अब ये H यहां से निकला। चलिए मैं इसको कुछ डॉटेड कर देता हूं, नहीं आप लोग गड़बड़ कर जाओ, कहीं दिक्कत हो जाएगी। देखो ये आपको पता है ना, ये है, इसके साथ ये जुड़ा है। अब तीसरा नंबर आएगा ये वाला जुड़ेगा जाके, चौथा नंबर आएगा ये वाला जुड़ेगा। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बतला भी रखा। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, पिछली वीडियो में कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं और उनको इस समझ में नहीं आता सर कह क्या रहे हैं। वो बच्चे ऐसे समझ लें जो बच्चे नए जुड़े हैं आज के लिए। देखो ये A है और ये क्या है, B है। तो अब जो जुड़ेगा ना आकर के, वो ये वाला जाकर के जुड़ेगा, A आकर के जुड़ेगा, फिर जो बन जाएगा, फिर B जुड़ेगा, फिर A जुड़ेगा, फिर B जुड़ेगा, यानी इसका क्रम जो है ना एक के बाद एक है इस वाले में, इस वाले में। तो बच्चों याद रखना, यहां पर NH2O निकल गया, NH2O निकल गया, तो अब बचा क्या और बना क्या, ये बचा NHCH2 NHC डबल बॉन्ड O। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दूं, मैंने आपको एक एडिपिक अम्ल और इसके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बीच में बनने वाले बंध का बतलाया था, क्या नाम है, शायद बहुत से बच्चों को याद होगा। बच्चों ये देखिए पेप्टाइड बंध, इसको मैंने कहा था कि इसको आपको प्रदर्शित नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है, क्योंकि जैव अणु का जो चैप्टर आपने पीछे पढ़ रखा है उसमें ये था। तो ये आपका हो गया नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 हो गया। अब नायलॉन 6,6 ये एग्जाम्पल हो गया, इसको आप लोग कर सकते हो। एक एग्जाम्पल में और बतला दूं, टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण, तीसरा एग्जाम्पल टेरिलीन। बस ये एग्जाम्पल इस टॉपिक में तो यही बतलाएंगे और अगला टॉपिक लेंगे। टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण,
एग्जाम्पल नंबर 3, टेरेलीन या डेक्रॉन का निर्माण। तो बच्चों इसमें भी एकलक हैं। अब एकलक कौन कौन से हैं? एथिलीन ग्लाइकोल है, एकलक एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा है टरथैलिक अम्ल। तो दो है, एक तो टरथैलिक अम्ल और दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक अम्ल। अब आप इसको याद कैसे करोगे? देखिए ऐसे है ये, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक अम्ल में मैं बना करके दिखला देता हूं। चलिए इसको लिखते हैं पहले। ये दोनों संघनन अभिक्रिया के द्वारा, ये दोनों एकलक, डैश करके आप लोग लिख लेना इसमें, ये दोनों मैं कंप्लीट ही कर देता हूं जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ये दोनों एकलक आपस में पदशः वृद्धि द्वारा टेरेलीन डेक्रॉन का निर्माण करते हैं। यह भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है। यह आपने नोट कर लिया ना? अब देखिए यहां पर एथिलीन ग्लाइकोल है, लिखता हूं, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। अब जैसे मैं इसका सूत्र लिख रहा हूं ना टरथैलिक अम्ल का, वैसे ही लिखना। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और आप जब इसको बनाओ तो आपको बिल्कुल आसान रहे। अब टरथैलिक अम्ल देखिए, C+OH अम्ल के लिए इसका प्रयोग करते हो, बेंजीन रिंग बनाओ, बस बिल्कुल सिंपल है। क्या नाम बन गया इसका? टरथैलिक अम्ल। तो ये आप देखेंगे इसमें गौर से, मैं फिर से बतला दूं, ये अम्ल बन गया, H निकाल दो, एल्कोहल से OH निकाल दो, H2O निकला ना, ये जुड़ करके बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग N ले लेते, देखो हमने फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, याद रखना, या तो आप 2 बार N लिखो, यहां पर भी N लिखो, यहां पर भी N लिखो, है ना, ऐसा कर सकते हो। ऐसा ना करो आप, तो क्या करो, एक जगह लिख दो, ब्रैकेट जैसा लगा दो जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या निकल जाएगा? NH2O निकल गए। और बुक की लैंग्वेज देखिए, मैं बार बार आज मैं कई बार इस बात को बतला दिया, अगर बुक की लैंग्वेज पकड़ो तो N-1H2 लिख दो, दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए अब किसे क्या होगा, यहां पर OH निकाल दो और यहां से H निकाल दो, दोनों एक ही बात है। या फिर आप एक काम करो, यहां से H निकालो, यहां से H निकाल चुके तो अब किसी इसमें से OH निकालो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां से ये निकला O, मैं ब्लैक पेन लेता हूं, देखिए O CH2 O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, N लगा दीजिए। क्या लगा दिया बच्चों? N लगा दिया। N लगा दिए तो ये क्या बन गया? ये बन गया टेरेलीन या डेक्रॉन, टेरेलीन या डेक्रॉन। बच्चों बैलेंसी जो है ना, कार्बन आर्बन की चेक जरूर करते रहना। कई बार जल्दबाजी में हो जाती गलती, वैसे है नहीं, एक भी बार 1 2 3 4 सही है, बिल्कुल सही है। तो टेरेलीन या डेक्रॉन, जिसे ये एक प्रकार की पॉलिस्टर भी है, एक प्रकार की ये पॉलिस्टर है।
ये बात आप याद रखना, एक प्रकार की। तो ये बात यहां मैं लिख देता हूं, ये एक प्रकार की पॉलिस्टर है। ऊपर वैसे मैं लिख चुका हूं, ये चीज आपको याद हो गई। तो टेरिलीन के नाम से पेपरों पूछ देते, टेरिलीन बनाओ। अब बनाए तो कहां से याद हो तक तो बनाए, तो याद कैसे करना है, बस ऐसे, टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लेते हैं जो एक शब्द आया था पीछे, सहबहुलक और समबहुलक। मैं आपको पेपर के हिसाब से थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर किताब के हिसाब से आपको लिखा देता हूं। ठीक है, दो शब्द आपको याद है, सम और सह। सह का मतलब होता है विषम। बच्चों मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, ध्यान रखना है ना, अभी इसको लिखना नहीं, जहां से मैं बतलाऊं ना वैसे लिखना, क्योंकि बुक के हिसाब से लिखना, समझने के लिए इसको याद कर लेना। सम का मतलब जिसमें एक प्रकार के इक्लक हो। इक्लक कैसे हो, समान हो, यानी समान इक्लक मिलकर के बहुलक का निर्माण करते हैं। ये साइड में कहीं ब्लॉक बना करके इसको याद करने के लिए ऐसे लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब इसको क्यों ब्लॉक बना करके अलग से लिख लेना, क्योंकि पेपर में वो पूछ देते सम बहुलक, विषम बहुलक या सह बहुलक किसे कहते। तो यहां पर आपने देखा समान एकलक मिलकर के बहुलक का निर्माण करते। जैसे आपने लिया था पॉलीथीन का एग्जाम्पल लिया था, पॉलीथीन एग्जाम्पल था ये। इसमें आपने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिए थे N, और आपने इसको देखा था ना, डबल बॉन्ड टूट गए थे, सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड्स में बदल गए थे। देखिए ब्रैकेट के बाहर तक गए हैं बॉन्ड, इसका मतलब आगे चेन जुड़ सकती है। इसको N, इसको हम लोगों ने कह दिया था पॉलीथीन, पॉलीएथीन है ना, और इसको क्या कह दिया था आपने, एथीन। तो हिंदी में लिख लेना पॉलीथीन। अब इसमें देखिए सह का मतलब क्या है, दो या अधिक प्रकार के। इक्लक मिलकर सह बहुलक का निर्माण करते हैं। अभी आपने नायलॉन 6,6 बनाया था ना बच्चों, तो वहां पे एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन दोनों एग्जाम्पल लेकर के दोनों को, और यहां पर एग्जाम्पल बना करके इस तरीके से लिखे आना। ये 1 नंबर का पेपर में आएगा। मुंह से निकल रहा है आएगा, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही है। अब आए ना आए ये तो डिपेंड करता है पेपर सेटिंग के ऊपर कि कौन सी साल, हर साल नहीं आता है, ये ध्यान रखना। आएगा का मतलब आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद करना। नहीं तो आप कह दो कि सर ये तो आपने कहा था आएगा इस साल, अरे नहीं आया। अरे बेटा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, घुमा करके वो पूछ सकता है, खाली नायलॉन 6,6 पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, ये कर सकता है। अब ये जो सह बहुलक जो बन रहे थे, इनकी क्रिया विधि क्या है वो मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। तो सह बहुलकीकरण याद कर लेना, यहां से हेडिंग डाल करके लिखें। वो तो आपको एक क्वेश्चन बीच में मुझे याद आ गया पेपर का, वो मैंने आपको बतला दिया है। ब्लॉक बना करके कहीं साइड में लिख लेना, चाहे बीच में लिखो तो एक ब्लॉक बना देना है याद करने के लिए। तो इसमें सह बहुलकीकरण, सह बहुलकीकरण, या हम लोग इसको क्या कह देते हैं, विषम बहुलकीकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विषम बहुलकीकरण। ये हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दी होगी आपने। अभी हमने आपको बताया था सह बहुलकीकरण का मतलब जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के इक्लक मिल करके, यानी जुड़ करके कह सकते हो, संयुक्त होकर के कह सकते हो, बहुलक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम सह बहुलकीकरण कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जब, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के कर देते हैं, अधिक प्रकार के इक्लक
संयुक्त होते हैं संघनन अभिक्रिया द्वारा कह सकते हो, या एकलक मिलकर कर देते हैं और सरल कर देते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं, तो इस क्रियाविधि को सहबहुलकीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या क्रिया कहते हैं, एक ही बात है। ये बात आपने लिख दी, तो सहबहुलकीकरण अभिक्रिया हो गई। इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं, इसको बिल्कुल सेम लिखते जाइए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। निम्न प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए कोई दो बहुलक हैं, कौन कौन से बहुलक हैं? चलिए, ए बहुलक है और एक बी बहुलक है, इसके एन और इसके एन, दोनों के एन एन ले लिया, तो एन ए प्लस एन बी, यानी एन एकलक नंबर ऑफ ए, एन का मतलब है बहुत सी संख्या, बी एन का मतलब बहुत सी संख्या बी की। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे थे, ए बी इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी शॉर्ट में लिख देता हूं, एन, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। एग्जाम्पल आप चाहें, ये एग्जाम्पल इतने बाहर आएगा कि इंपॉर्टेंट भी है, उसका नाम है, आपको उबन होने लगेगी। इसीलिए मैंने पहला वाला जो वीडियो था उसमें सब एक साथ बतला दिया था कि आप जैसे नायलॉन 6 आ जाए पेपरों में, कौन सा वाला लिखें। सर ने तो 11 बार तो बतला दिया चैप्टर के अंदर, शायद 8 बार है, 7 या 8 बार है। अब 8 बार में कौन सा वाला लिखें? अरे भाई, सब जगह एक ही है। इसलिए मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि ये एक ही है, कोई सा भी लिख लो, चाहे फर्स्ट वीडियो का हो चाहे सेकंड वीडियो का हो, नायलॉन 6,6 एक ही विधि है। वो कौन सी विधि हो गई? अब आप इसको लिख सकते हैं, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिकम। बच्चों, मैं इसको बना करके नहीं दिखला रहा हूं, मैं पीछे 3 बार बना चुका हूं, अभी इस वीडियो में भी 2 बार बना चुका हूं, तो आप प्लीज वहां से इसको बना लेना। एग्जाम्पल हो गया नायलॉन 6,6 का। अब ये क्या है? ये जो एकलक इकाइयां हैं सहबहुलकीकरण की, एकलक इकाइयां डिफरेंट टाइप से जुड़ती हैं, और ये इसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? 4 भाग में। तो हम लोग लिख दें, सहबहुलकीकरण में एकलकों के जुड़ने, मैं उसी के हिसाब से लिख दे रहा हूं, आपके बुक के हिसाब से, जुड़ने के क्रम के आधार पर इसे निम्नलिखित 4 भाग में बांटते हैं। बोलो बच्चों, कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में। अब 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो क्रम से हो सकता है, एक बिना क्रम के हो सकता है, एक शाखा वाला हो सकता है, रैंडम हो सकता है, ये सभी हैं इसमें। तो मैं ले लेता हूँ 4 भाग, मैं नाम हेडिंग डालता जा रहा हूँ, साथ साथ उसको बतलाता जाता हूँ, क्यों, जिससे ज़्यादा आपकी कॉपी ना भरे। तो इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं रैंडम, क्रम रहित को इंग्लिश में कहते हैं रैंडम। अचानक कोई यूनिट चल रही थी, सॉरी, कोई एकलक चल रहा था लगातार, दूसरा आ गया, दूसरा चल रहा था, तीसरा आ गया, फिर पहला आ गया,
अचानक से आ गया, कोई क्रम नहीं है, उसको हम लोग कहते थे रैंडम। तो इसमें डैश करके आप लोग लिख लें क्रम रहित बहुलकीकरण। तो इसके सह बहुलक कर सकते हो आप लोग, क्रम रहित, पूरी हेडिंग डाल देता हूं आपको, क्रम रहित सह बहुलक, सह बहुलक। अब क्रम रहित सह बहुलक में देखिए आप, जैसे आपका ए था, ए अचानक बी आ गया बीच में, फिर ए, मालूम पड़ा कि बी चलने लगे, फिर बीच में एक आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कोई क्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 ए हैं 2 बी हैं, ऐसा कोई क्रम नहीं है। इसको हम लोग क्या देते हैं, क्रम रहित। अर्थात या यहां पे लिख देता हूं मैं थोड़ी सी डेफिनेशन, एक लाइन की लिख लेना। इस प्रकार के बहुलकों में एकलकों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ये वाला आप लिख लीजिए। आप देख लीजिए, मैंने क्रम बिल्कुल से, ये क्रम हो गया, कोई क्रम नहीं है। ए चल रहा था, बी आ गया, फिर ए चलने लगे, फिर बी आ गया अचानक से, ए आ गया अचानक से, फिर बी आ गया। इसका मतलब कोई क्रम नहीं है। ये एकलक हैं, याद रखना बच्चों, ये सभी एकलक हैं, ये और ये एकलक हैं। ये बहुत से एकलक मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, आप लोग इसको नोट करते रह जाना। एक आता है एकांतरित सह बहुलक, एकांतरित सह बहुलक। अब बच्चों एकांतरित का और सह बहुलक, इसका मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, यानी क्रम जो है ना एकांतर क्रम में जुड़ते हैं, यानी एकलक इकाइयां, एकलक इकाइयां एक के बाद एक, एक के बाद एक, अर्थात एकांतर क्रम में जुड़ती है। एक बात ये हो गई क्लियर। कैसे, ए था बी आया, ए आया बी आया, ए आया बी आया। देखो क्रम है, ए आया बी आया, ए आया बी आया, 8-10 लिख लेना, कोई वो नहीं। तो इसके बाद में क्या आता है, हम लोग कहते हैं अगला आता है खंड सह बहुलक। इसको साफ कर लेते हैं, ऊपर लिखने में आपको स्पष्ट दिखलाई देता रहेगा, ज़्यादा घना कर देंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ये नोट कर लिए होंगे। खंड तीसरा पॉइंट है, बुक को भी मिलाते जाया करो। खंड सह बहुलक। कोशिश तो ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूं, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है, सब चीज़ याद नहीं होती है। तो आप बुक से मिलान करते रहा करो, कहीं कोई चीज़ रह जाए, कोई बात हो तो उसको कर सकते हो आप। तो खंड सह बहुलक, यानी पहले खंड बनते हैं। क्या होता है, पहले एक प्रकार के एकलक मिलकर, सरल चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है, मिलकर एक खंड का निर्माण करते हैं। एवं इसके पश्चात दूसरे प्रकार के एकलक मिलकर दूसरे खंड का निर्माण करते हैं।
किस प्रकार के? दूसरे प्रकार के खंड का निर्माण करते हैं, और ये खंड मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कोई ए और बी बहुलक हैं, सॉरी एकलक हैं, ये एकलक है और ये भी एकलक है, दो एकलक है ए और बी। मान लीजिए ए है, ए और ए से मिलते चले गए, ये बन गया ए खंड। अब क्या हुआ? बी थे, बी मिलते चले गए, मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं, बी खंड। अब ये आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे देखना, ये ए गिनने की जरूरत नहीं है, एक दो ज़्यादा कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6 कर दिए, कोई बात नहीं, गिनने की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लेना, उसके बाद में एग्जाम्पल जब आप कॉपी में लिखो ना तो इसको लिख आना। लीजिए मैं साफ कर देता हूँ, ये समझने के लिए हो गया। क्या समझने के लिए हो गया? देखिए ये तो था ए खंड, दोनों मिल गए, ये बी खंड, तो क्या बन गया? ये खंड सह बहुलक। इस प्रकार के बहुलक का नाम क्या हो गया? खंड सह बहुलक, ये इसका नाम हो गया। ठीक है बच्चों। अब 4 नंबर एक लास्ट का हम लोग ले लेते हैं, कलम सह बहुलक। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, ठीक है। कलम सह बहुलक। अब होता क्या है, एक प्रकार के एकलक तो मेन ब्रांच बना देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक सीधी शाखा बना देते हैं। तो सीधी शाखा कह दो, श्रृंखला कह दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें पहले हेडिंग डाल देता हूं, कलम सह बहुलक। कलम का मतलब होता है एक ब्रांच निकलना, जैसे ये है और इसमें कोई ब्रांच निकला इधर, तो ये क्या कहलाएगा? कलम। इसमें एक प्रकार के एकलक मिलकर, एक प्रकार के एकलक मिलकर मुख्य शाखा, मुख्य श्रृंखला, मुख्य भी हटा देते, सीधी श्रृंखला कर देते, आपको याद करने में आसानी आएगी। सीधी श्रृंखला अब इसके ब्रैकेट में कर देना, मुख्य का निर्माण करते एवं इस मुख्य शाखा से, या मुख्य शाखा लिख दो, इस मुख्य शाखा से मुख्य श्रृंखला कर देते हैं, मुख्य श्रृंखला से दूसरे एकलक की श्रृंखलाएं शाखाओं के रूप में उपस्थित होती हैं। इसे कलम सह बहुलक कहते हैं, या इस प्रकार के बहुलक को कलम ब्रांच कहते हैं। कलम सह बहुलक
कहते हैं। कोशिश करता हूँ अक्षर स्पष्ट आपको दिखलाई दे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। कलम सह बहुलक कहते हैं। देखिए क्या है, जैसे ये है, मान लीजिए ए की ब्रांच बनानी है, बी की ब्रांच बनानी है, ए एक ब्रांच जो कह सकते हो, या एक सीधी रेखा है ऐसे कह दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए एकलक जो है एक सीधी रेखा है, सीधी है। अब इससे कहीं से भी कोई बी वाली ब्रांच निकल रही है, थोड़ी सी निकली, बंद हो गई, यहाँ से निकली, नीचे दिखा सकते हो, साइड में इसलिए दिखलाते, ऊपर नीचे ठीक नहीं, बी। तो इतने बार ए लिख सकते हो, चाहो तो छोटा भी लिख सकते हो, यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। तो थोड़ा छोटा कर दोगे तो आपकी कॉपी में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कौन सा हो गया, कलम सह बहुलक। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था, आप लोग याद करना। कल जो हम टॉपिक लेंगे वो रबर वगैरह और जो भी अगले इसके तुरंत बाद के जो टॉपिक हैं आपकी बुक के, वो मैं लेने वाला हूँ। तो आप लोग मेहनत करना और बहुत अच्छे से याद करना। थैंक यू वेरी मच।